माय नेम इज सिद्धि। आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोगों का टॉपिक है ऑफर या प्रपोजल एंड इसके सारे एसेंशियल एलिमेंट। एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और केस लॉ देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑफर होता क्या है। और ये रही ऑफर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2A में बताई गई है। ऑफर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ऑफर की डेफिनेशन देखिए क्या है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त की। किस तरह की इच्छा व्यक्त की? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कुछ करने की इच्छा व्यक्त की, कुछ काम करने की या कुछ न करने की। आप एब्सटेन मतलब दूर रहना, कुछ न करने की इच्छा व्यक्त की। ऐसा उसने क्यों कहा, अपनी इच्छा व्यक्त क्यों की? इसका रीजन था टू विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। दूसरे पार्टी की सहमति लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो अगर वो ऐसा करता है तो ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। इसका मतलब ये है उसने प्रपोजल किया। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। दो व्यक्ति हैं, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है। ए ने क्या किया? बी को अपनी इच्छा व्यक्त की। क्या क्या विलिंगनेस शो की? कि तुम मेरी कार खरीद लो। ठीक है, तो इसने क्या कहा? कुछ करने की इच्छा व्यक्त की। कार खरीदना मतलब कुछ करना हुआ। रीजन क्या था? विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। वो चाहता था, ए चाहता था कि बी मेरी कार खरीद ले, यानी वो उसकी एसेंट सहमति लेने के उद्देश्य से ही उसने प्रपोजल किया था। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ए ने ऑफर किया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, अब देखिए दो पार्टी होती है इसमें। एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। ऑफरर वो व्यक्ति होता है जिसने ऑफर किया, द पर्सन हु मेकिंग द ऑफर। यानी यहाँ पे हम लोगों का पर्सन ए जो है उसने ऑफर किया है। इसका मतलब ए जो है वो ऑफरर हुआ। ऑफरी कौन हुआ? पर्सन बी जिसको ऑफर किया गया, द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जो होता है वो ऑफरी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक अच्छा ऑफर होने के लिए, एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सारे ऑफर वैलिड ऑफर थोड़ी होते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तभी वो ऑफर माना जाएगा। जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। व्हाट डज इट मीन्स? कम्युनिकेशन। ए ने बी से कहा कि आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीद लो, तो ए को बी तक अपनी ये बात पहुंचानी पड़ेगी ना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर ए ने कम्युनिकेट ही नहीं किया और अपने अपने मन में कह लिया तो क्या ये कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऑफर होने के लिए ज़रूरी है ए को अपनी सारी बात बी तक पहुंचानी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लो ए ने क्या किया, एक लेटर लिखा। एक लेटर में उसने लिखा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू बी फॉर ₹2 लाख। क्या आप इसको खरीदने की इच्छा रखते हैं? इस तरह से उसने एक लेटर लिखा। लेकिन लेटर लिखने के बाद इसने पोस्ट नहीं किया। इसने पोस्ट नहीं किया, इसने अभी अपने ड्रॉअर में रख लिया। बोला कि बाद में मैं इसको पोस्ट करूंगा। आप बताओ क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ? क्या यहाँ पे ऑफर माना जाएगा? दैट इज नो। क्यों? क्योंकि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। जब तक ऑफरी के पास ये कम्युनिकेशन नहीं जाएगी तब तक ये ऑफर नहीं माना जाएगा। इधर इसमें दो पार्टी होती है, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त। गौरी दत्त जो है वो उसका नेफ्यू मिसिंग था, उसका नेफ्यू खो जाता है। तो वो अपने नौकर लालमन शुक्ला को कहता है उसको खोज के लाने के लिए। लालमन शुक्ला निकल जाता है नेफ्यू की खोज में। जब ये खोजने निकल गया था उसी दौरान गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो मेरे नेफ्यू को खोज के लाएगा उसे कुछ अमाउंट रिवॉर्ड में दिया जाएगा। उसी दौरान लालमन शुक्ला क्या है, उसके नेफ्यू को खोज कर ले आता है और गौरी दत्त से डिमांड करता है कि जो रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट किया गया था वो मुझे दिया जाए। बट गौरी दत्त ने देने से डिनाई कर दिया। अब लालमन शुक्ला कोर्ट जाता है। लालमन शुक्ला कहता है कि मुझे रिवॉर्ड का अमाउंट दिया जाए। बट कोर्ट कहती है कि नहीं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता क्योंकि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को खोजने निकला था उसके बाद रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट किया गया था। इसका मतलब लालमन शुक्ला को कम्युनिकेशन नहीं था कि इस तरह का कोई रिवॉर्ड रखा गया, बाद में उसको पता चलता है। तो हम एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। क्या लालमन शुक्ला को कम्युनिकेशन थी, इस बात की जानकारी थी कि रिवॉर्ड दिया जा रहा है? नहीं। तो जब ऑफर की कोई नॉलेज ही नहीं थी तो वो पर्सन एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस, आप कम्युनिकेट करना है आपको अपना ऑफर, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? किसी भी लेटर लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अपनी कोई भी साइन लैंग्वेज से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब है इम्प्लाइडली, विदाउट एनी लेटर, ना बोल के, ना लिख के, ना साइन लैंग्वेज से। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बस स्टॉप पे आप जाते हैं, वहाँ बस आके खड़ी हो जाती है। तो बस जो है वो इम्प्लाइडली आपको ऑफर दे रही है कि आप आके मेरे बस में बैठिए, है ना? तो ये एक तरह का एम्प्लॉयड ऑफर है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड ऑफर।
ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, इफ़ यू से आई विल सेल यू माई कार फॉर अ रिजनेबल प्राइस, इट इज़ इनवैलिड बिकॉज रिजनेबल इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। अगर ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीद लो, तो यहाँ एक अमाउंट लिखा है, यहाँ पे कोई भी वेगनेस नहीं है, एक्सप्रेसली बताया है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऑफर जो है वो सर्टेन है, किसी भी तरह की छुपी हुई बातें नहीं है इसमें। वेग का क्या मतलब है कि इसमें कुछ चीज़ें क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है, अनक्लियर टर्म्स कंडीशन है। जैसे कि मान लो ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार रिजनेबल प्राइस पे खरीद लो। अब रिजनेबल प्राइस तो बहुत कुछ हो सकता है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी को ऑफर करें तो ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए। आपको अपनी बात पूरी क्लियरली एक्सप्लेन करनी होती है, उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूशियस टर्म्स यूज नहीं करने चाहिए। फिर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में अंतर होता है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब है कि एक पर्सन इन्वाइट करता है दूसरे पर्सन को कि आप ऑफर करिए। अब ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे गुड्स जो है वो प्राइस टैग के साथ डिस्प्ले में होता है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप इट्स नॉट एन ऑफर, इट इज़ अ इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे मॉल वाला आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उस गुड्स को पिक करिए और आप मुझे ऑफर करिए कि मुझे ये गुड्स खरीदना है, तब मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूँगा और हमारा ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ऑफर। इन द सेम वे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, जैसे पेपर में मान लीजिए कि कुछ एडवर्टीजमेंट आया कि कार की सेल चल रही है, अगर आपको खरीदना है तो आप हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूज़पेपर में जो ऐड है वो कहीं ना कहीं ये इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट है, ये ऑफर नहीं है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए, विजिट करिए हमारी शॉप पे और आप ऑफर करिए कि मुझे ये कार खरीदनी है, और फिर उसके बाद जो कार ओनर होगा वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता है। ऑक्शन सेल, ऑक्शन आप सब जानते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक घर है, उसकी ऑक्शन सेल चल रही है, वहाँ पे बिड लगाई जाती है, 3-4 पर्सन होते हैं, वो सारा प्राइस बोलते हैं कि मैं इस घर को 10 लाख में खरीद रहा हूँ, मैं 20 लाख में खरीद रहा हूँ। तो जो हाईएस्ट बिड जिसकी होती है वो ऑक्शन जीत जाता है और फिर एक हैमर पड़ता है और उसके बाद सेल कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो ऑक्शन सेल होती है, इसमें क्या होता है कि आप जो होते हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं और जो अपोजिट पार्टी होती है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही होती है। तो ऑक्शन सेल में बुलाना जो होता है वो एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर होता है, जब तक हैमर नहीं होता है तब तक वो ऑफर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्शन सेल। नेक्स्ट है हमारा टेंडर। टेंडर्स भी आप सब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो वो टेंडर इशू करती है। टेंडर इशू करने के बाद क्या होता है, जो पार्टी इंटरेस्टेड होती है वो स्टैंडर्ड को फिल करके वो बोली लगाती है, वो बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इतने रुपए में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जिसकी सबसे लोएस्ट बिड होगी वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा ना जब वो लोएस्ट बिड को हाँ कहेगी तो। तो टेंडर भी एक तरह का इनविटेशन टू ऑफर होता है। कैसे कि इनविटेशन टू ऑफर है, टेंडर जो निकाला जाता है वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, वो गवर्नमेंट इनवाइट कर रही होती है आपको कि आप आइए और टेंडर में बिड लगाइए, आप बिड करिए। तो जो आप बिड कर रहे हैं वो ऑफर है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है टेंडर का वो है इनविटेशन टू ऑफर। सबसे इंपॉर्टेंट केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। ये जो केस है हमारा ऑफर और इनविटेशन ऑफर में डिफरेंस बताता है। इसमें जो हमारा बोन ऑफ कंटेंशन था ये था कि सेल कब मानी जाएगी। तो इस केस में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक मेडिकल शॉप है। तो इस मेडिकल शॉप पे बूट नाम का व्यक्ति आता है और वो दवाइयों को परचेस करता है। जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आपकी मेडिकल शॉप है, तो ये अपना जो गुड्स है वो डिस्प्ले में लगाती है, यानी कि वो ट्रेडिशनल तरह से अपनी दवाइयाँ नहीं बेच रही थी। उसने डिस्प्ले में गुड लगा दिया था कि कोई भी पर्सन है, गुड्स उठाए और उसको बास्केट में डाले और उसके बाद काउंटर पे जाके उसका पेमेंट कर दे। तो इसमें बात ये हो रही थी कि सब सेल कब मानी जाएगी, जब किसी पर्सन ने उस मेडिसिन को उठाया और बास्केट में डाला तब सेल कंप्लीट हो जाती है, कि या जब पेमेंट कर दिया तब सेल कंप्लीट होती है। तो कोर्ट का कहना था कि जब पर्सन उस मेडिसिन को उठाता है और बास्केट में डालता है तो वो सिर्फ ऑफर होता है, यानी वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, क्योंकि डिस्प्ले में गुड्स का लगाना ऑफर नहीं माना जाता है, वो क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर माना जाता है। यानी डिस्प्ले में जब फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने अपने प्रोडक्ट्स लगाए हैं तो वो इनवाइट कर रहा है अदर पार्टी को कि आप आओ और आप ऑफर करो, इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो यहाँ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने इनविटेशन टू ऑफर दिया था बूट को कि आप आओ और गुड्स पिक करो और आप ऑफर करो। अब जब बूट काउंटर पे जाएगा और काउंटर पे जाने के बाद वो उस दवाई को देगा और कहेगा कि मुझे परचेस करनी है, तो यहाँ पे बूट ऑफर कर रहा है और जो काउंटर पे पर्सन होगा वो फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट ने यही कहा कि सेल कंप्लीट तब मानी जाएगी जब वो गुड्स का पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट केस है हमारा फिशर वर्सेस बेल। अब देख लीजिए ये क्या है। बेल नाम का एक शॉपकीपर था। ठीक है, इस शॉपकीपर ने अपने शॉप के डिस्प्ले में
फ्लिकर नाइफ रखा था। ये एक तरह का नाइफ होता है जो बटन दबाने पे खुलता है। तो ये जो नाइफ था वो अमेरिका में बैन है, आप इसे बेच नहीं सकते हैं। एक पुलिसमैन था, वो इस शॉपकीपर की दुकान पे जाता है और वो देख लेता है कि उसने फ्लिकर नाइफ डिस्प्ले में लगाया हुआ है और इवन प्राइस टैग के साथ लगाया हुआ है। तो पुलिस वाले ने इसके ऊपर केस फाइल कर देता है कि ये इनलीगल आइटम को बेच रहा है। शॉपकीपर का ये कंटेंशन था, वो उसका ये कहना था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले में गुड्स को लगाना कहीं से भी ऑफर नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्ले में गुड लगाना ऑफर नहीं है, इसलिए मैंने कोई क्राइम नहीं किया। अब कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है यस, वो शॉपकीपर के फेवर में जजमेंट देती है। उसका कहना, कोर्ट का कहना होता है कि गुड्स को सिर्फ डिस्प्ले में लगाने से वो ऑफर नहीं होता है, वो एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। और जब कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा तो वो आपको इनवाइट देगा और कहेगा कि मुझे उस गुड्स को परचेस करना है, तब आप डिनाई कर सकते हैं कि ये तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले में लगाया था, ये बेचने के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, तो फिशर वर्सेस बेल के केस में बेल जो है उसको रिलीज कर। हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस देख लेते हैं क्या होता है। निकर्सन नाम का जो व्यक्ति होता है वो एक ऑक्शन करना चाहता है, ये ऑक्शनरी है, ऑक्शनर। अब निकर्सन ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा कि वो एक तरह का फर्नीचर बेच रहा है, जिसको खरीदना है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाए, और वो 3 दिन के लिए ऑक्शन था। अब हैरिस ने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और उसे लगा कि यस, मुझे ये फर्नीचर खरीदना है, और वो पहुंच गया वहाँ पे। जब हैरिस वहाँ पहुंचा तो निकर्सन ने क्या किया कि वो जो फर्नीचर वो एडवर्टीजमेंट में लगाया था उसने उसको बेचने से मना कर दिया, क्योंकि वो, अब वो कुछ भी रीज़न रहा होगा, उसने बेचने से मना कर दिया। अब हैरिस का ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, एडवर्टीजमेंट एक तरह का ऑफर होता है, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और हमारे और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, इसलिए अब आपको जो मेरा आने जाने का भाड़ा है वो देना पड़ेगा, और जो भी जितने भी मेरे एक्सपेंस हुए। अब कोर्ट का क्या कंटेंशन था? कोर्ट कहती है कि ना, 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 कोर्ट कहती है कि एडवर्टाइज़मेंट एक तरह का ऑफ़र नहीं बल्कि इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है। जब निकर्सन ने वो एडवर्टाइज़मेंट निकाला, यानी वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे आए और आप ऑफ़र करें, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती। अब जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ही नहीं हुआ, तो निकर्सन सारे एक्सपेंसेस देने के लिए लायबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर। अब डिफरेंट टाइप के ऑफर भी होते हैं। एक होता है हमारा जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। पहले जनरल ऑफर समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, जनरल ऑफर समझ लेते हैं क्या होते हैं। जनरल ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब कि पूरी दुनिया को दिया जा सकता है ऐसा ऑफर। इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं किया जाता है, पूरे वर्ल्ड एट लार्ज को ऑफर किया जाता है। और इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है? अगर किसी ने कंडीशन को परफॉर्म कर दिया तो ये माना जाता है कि एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। अब देख लीजिए इस केस में क्या हुआ था। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में एक कंपनी रहती है जिसका नाम था कार्बोलिक। ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, स्मोक बॉल। स्मोक बॉल कंपनी जो रहती है एक दवाई बनाती है, उस मेडिसिन को खाने से कभी भी फ्लू नहीं होगा, ऐसा उसका कहना था। और उसने कहा था, एक एडवर्टीजमेंट निकाला था और उसमें कहा कि जो भी इस मेडिसिन को खाएगा उसको खाने के बाद कभी भी आपको फ्लू नहीं होगा, और खाने के बाद अगर फ्लू हो भी जाता है तो मैं आपको 100 यूरो एज अ रिवॉर्ड दूंगा। इसके लिए अगर आपको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक नहीं है, मैंने 1000 यूरो एक बैंक में जमा भी कर दिए हैं, ताकि ताकि आप लोगों को ये मजाक ना लगे। ठीक है, इस तरह का उसने एडवर्टीजमेंट निकाला। अब ये जो एडवर्टीजमेंट था इसको कार्लिन पढ़ लेती है, कार्लिन नाम की एक महिला रहती है, वो पढ़ लेती है। उसने क्या किया, इस दवाई, स्मोक बॉल कंपनी ने जो दवाई बनाई थी उस दवाई को खाया, और खाने के बाद उसको फ्लू हो गया। कंपनी का तो क्लेम था कि फ्लू नहीं होगा, लेकिन उसको फ्लू हो गया, तो वो कंपनी पे केस फाइल कर देती है कि आपकी दवा खाने की वजह से मुझे फ्लू हो गया, तो अब मुझे 100 यूरो एज अ रिवॉर्ड दिया जाए। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी का क्या कंटेंशन रहता है? कंपनी कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता पैसा। उसका उसका कहना ये था कि पहली बात, जनरल ऑफर नहीं होता है। क्या मैं पूरी दुनिया को ऑफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कंपनी का कहना था कि जनरल ऑफर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मैं पूरी दुनिया को नहीं ऑफर कर सकता हूँ। और अगर ये ऑफर है भी तो आप इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? क्या आपने एक्सेप्ट किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी? नहीं दी। ठीक है, और ये एक तरह का सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, ऐसा उसका कहना। अब देखिए कोर्ट का क्या कंटेंशन था। कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफर किया जा सकता है, यानी वर्ल्ड एट लार्ज को ऑफर किया जा सकता है, यानी वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कैसे करेगा? क्या इंटीमेशन करने की ज़रूरत है? एक्सेप्टेंस की इंटीमेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं।
आपको क्या करना है, जो उस एडवर्टाइज़मेंट में कंडीशंस दी है, जब आप उस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड बात कि जो ये कंपनी है ये कह रही है कि मैंने सिर्फ़ ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। बट कोर्ट ने कहा कि ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक को एश्योरेंस दिया था कि आपने 1000 यूरो एक बैंक में जमा कर दिए हैं, जो कहीं न कहीं आपकी ये सीरियसनेस दिखाती है। जनरल ऑफर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस अभी आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़े दिन पहले एक स्लाइड में पढ़ा है। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं कि लालमन शुक्ला एक वर्कर रहता है गौरी दत्त के घर पे। तो गौरी दत्त का एक नेफ्यू रहता है, वो खो जाता है, तो उसे ढूंढने के लिए लालमन शुक्ला को भेजा जाता है। जब लालमन शुक्ला उस नेफ्यू को खोजने गया होता है, तभी गौरी दत्त ये अनाउंस करता है कि जो भी मेरे बच्चे को खोज के लेके आएगा मैं उसे पर्टिकुलर पैसे का रिवॉर्ड दूंगा। ये बात लालमन शुक्ला को नहीं पता रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, गौरी दत्त ने जो ये रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की है, ये जो रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट है ये जनरल ऑफर है, क्योंकि ये वर्ल्ड एट लार्ज को दिया गया है और ये कोई भी व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये केस हम लोगों ने दो जगह आप मेंशन कर सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी लिख सकते हैं, और एक ये जनरल ऑफर का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। अब देखिए स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर हम लोगों ने पढ़ लिया। स्पेसिफिक ऑफर किसी डेफिनेट पर्सन को दिया जाता है या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, कोई पर्सन ए है, इसने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी कार 20,000 रुपये में खरीदोगे। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया ऑफर है, क्योंकि इसमें उस पर्सन का नाम बताया गया। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिया जा सकता है, यानी ए, बी, सी और डी। ए ने बी, सी और डी 3 व्यक्ति को बोला कि आप तीनों में से कोई भी इस कार को खरीदने के लिए इच्छुक हो तो वो मुझे बताएं। तो ये क्या है, ए ने 3 लोगों को ऑफर दिया, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। तो ऐसा भी हो सकता है और ये भी स्पेसिफिक ऑफर का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब उसमें दूसरी बात ये लिखिए कि नो वन कैन एक्सेप्ट इट, यानी स्पेसिफिक ऑफर जिस व्यक्ति को दिया जाता है सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई अदर व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारा बोल्टन वर्सेस जॉन। ये स्पेसिफिक ऑफर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें 3 पार्टी है, एक बोल्टन है, एक ब्रोकल हेड टप का नाम का एक व्यक्ति रहता है, और एक जॉन है। ये एक बिजनेसमैन है, जॉन एक बिजनेसमैन है, और बोल्टन और ब्रोटल हेड दोनों ये भी बिजनेसमैन है। तो जॉन ने ब्रोटल हेड को एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन होता ये है कि जो ब्रोटल हेड था उसने अपनी कंपनी जो थी बोल्टन को बेच दी थी, लेकिन इस बात की जानकारी जॉन को नहीं थी। जॉन ने जो ऑर्डर दिया था ब्रोटल हेड को दिया था, लेकिन बोल्टल को जब वो ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसने सोचा चलो ठीक है मैं ही इसकी सप्लाई कर देता हूँ। तो इसने गुड्स की सप्लाई जॉन को कर दी। जब जॉन से ये पैसे की डिमांड करता है तो जॉन कहता है कि मैंने तो आपको ऑर्डर दिया नहीं, मैंने तो ब्रोटल हेड को ऑर्डर दिया था। तो अब इनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है। जब ये बात कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट कहती है कि जॉन ने जो ऑर्डर दिया था वो ब्रोटल हेड को दिया था, इसलिए ब्रोटल हेड ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई और व्यक्ति, इस केस में बोल्टन कोई डिफरेंट व्यक्ति है अदर देन पार्टी, तो ये इस ऑफर को चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। इसलिए जॉन बोल्टन को जो पैसे हैं वो देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक, तो क्रॉस ऑफर में देखा हमने कि क्रॉस ऑफर एक तरह का आइडेंटिकल ऑफर होता है। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, दोनों पार्टीज को इसकी जानकारी नहीं होती है कि अपोजिट पार्टी ने भी मुझे सेम ऑफर किया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक पर्सन ई ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी कार 20,000 रुपये में खरीदोगे। एट द सेम टाइम इन द सेम डे बी ने भी ए को ऑफर किया कि क्या मैं तुम्हारी कार 20,000 रुपये में खरीद सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ए ने भी ऑफर किया सेम ऑफर, बी ने भी सेम ही ऑफर किया, तो ये दोनों ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और ये दोनों ऑफर कैंसिल हो जाएंगे, और ये विदाउट एक्सेप्टेंस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, यानी इन दोनों ऑफर में से किसी एक ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, दोनों पार्टी ने आइडेंटिकल सेम तरह का ऑफर दिया और दोनों ही पार्टी को नहीं पता था कि अदर पार्टी ने भी सेम ऑफर किया। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर एंड डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों ही ऑफर है। आप एक केस देख लीजिए, टिन वर्सेस हॉफमैन, 1873 का एक बहुत अच्छा केस है। इसमें भी सेम यही फैक्ट्स थे। इसमें कार की जगह आयरन था, जिसमें ए ने यानी हॉफमैन ने टिन को ऑफर किया कि मेरे पास कुछ आयरन की रॉड्स है, वो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। उसका कुछ 69 यूरो प्राइस बताया। टिन ने भी सेम ही डे लेटर लिखा और हॉफमैन के पास पहुंचा और उसने भी बोला मैं तुम्हारी आयरन रॉड खरीदना चाहता हूँ 69 यूरो में।
तो ये दोनों ही आइडेंटिकल ऑफर थे, दोनों सेम टाइम पे दिए गए थे, इसलिए दोनों ही ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि हॉफमैन जब तक टिन का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, या टिन ने जो ऑफर दिया था हॉफमैन को वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो ऑफर नहीं बन सकता। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग हमेशा करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, दैट इज बार्गेन। बार्गेन एक तरह का काउंटर ऑफर होता है। इसका केस है हैट वर्सेस रेंज। अब एक पर्सन था रेंज नाम का, वो अपना फार्म बेचना चाहता था, उसका कोई फार्म लैंड था। उसने बोला मैं अपना फार्म लैंड 1000 यूरो में बेचना चाहता हूँ हाइड को। ठीक है, अब हाइड ने एक लेटर लिखा रेंज को कि मैं तुम्हारा फार्म 1000 में नहीं 950 यूरो में खरीदने के लिए तैयार हूँ। जब वो देखता है कि रेंज का कोई जवाब नहीं आता है तो वो फिर से एक लेटर लिखता है और वो कहता है रेंज को कि ठीक है मैं तुम्हें 1000 यूरो में खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है, रेंज का मन बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अपना फार्म बेचना नहीं चाहता 1000 यूरो में। तो हैट कहता है कि अच्छा अभी तो तुम बोल रहे थे कि 1000 यूरो में बेचेंगे, अब मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ तो तुम अब डिनाई कर रहे हो, हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है क्योंकि तुमने ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रेंज जो है वो कोर्ट जाता है, वो कहता है कि नहीं ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कोर्ट कहती है कि यस, कोर्ट रेंज के ही फेवर में जवाब देती है। रेंज के फेवर में जवाब देती है। कोर्ट कहती है कि रेंज ने जब ऑफर किया था तो हार्ड ने उसके बदले में एक काउंटर ऑफर किया था। काउंटर ऑफर करने की वजह से जो पहला वाला ऑफर था वो खत्म हो गया। अगर ये 950 वाला ये दूसरा ऑफर हो गया। अब 950 वाले ऑफर को रेंज ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि रेंज ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। अब हैड जो है वो पहला ऑफर जो है वो खत्म हो चुका है, अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता चाह के भी, इसलिए इनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक तरह का काउंटर ऑफर है कि रेंज ने हैड्स को एक ऑफर दिया 1,10,000 यूरो का और हैड ने 950 यूरो का काउंटर ऑफर किया। काउंटर ऑफर करने की वजह से जो पहला वाला ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया। अब सिर्फ 950 यूरो वाला ऑफर बचा है जो रेंज चाहेगा तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इसलिए इनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर्स ऐसे समझो कि ये लंबे समय तक कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है। और के लिए देखो, जैसे मान लो पर्सन ए है, उसने एक टेंडर निकाला कि मुझे कोयले की सप्लाई चाहिए 1 साल तक, इतनी कोयले की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इससे मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। तो मान लो 3-4 लोग आए होंगे, तो 3-4 में से टेंडर किसी एक पर्सन को ही जाएगा, तो उस पर्सन को टेंडर अलॉट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस, क्योंकि उनका प्राइस सबसे लो होगा। अब पर्सन ए ने कहा बी से कि 1 साल तक मुझे जितने भी कोयले की रिक्वायरमेंट है तुम फुलफिल करोगे। तो पहले मंथ मान लो इसने 100 टन कोयला ऑर्डर किया, बी ने सप्लाई कर दिया। दूसरे मंथ 500, तीसरे मंथ, ऐसे करते करते ये 12 महीने में कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट दे सकता है ए और बी को उसे फुलफिल करना पड़ेगा। तो इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन हर बार जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझो कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कब माना जाता है। जैसे मान लो ए ने 100 सबसे पहले 100 टन कोयले की सप्लाई का ऑर्डर दिया, तो बी ने उसे फुलफिल कर दिया, तो ये एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट हो। ए ने फिर से 200 टन कोयले की डिमांड रखी, बी ने बोला कि नहीं मैं आपको कोयला नहीं दे पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक स्टैंडिंग ऑफर है। इसमें आप जब डिनाई करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने ब्रीच किया, लेकिन डिमांड करने के बाद, अब जैसे मान लीजिए आपने डिमांड नहीं की, आपने 100 टन की सप्लाई कर दी, फिर उसके बाद आपको लगा कि कोयले के प्राइस तो बढ़ गए, अब नेक्स्ट मैं आगे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा जितने दाम पे हम लोगों का पहले से बात हुई थी। तो आपने डिमांड करने से पहले, नेक्स्ट ऑर्डर आने से पहले ही ए को बोला कि सर मैं अब आगे से पेमेंट आगे से कोयले की सप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोयले के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्राइस पे तो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो बी ने डिनाई कर दिया। दिस इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ए ने नेक्स्ट ऑर्डर दे दिया, मान लो इसने बोला कि 200 टन मुझे कोयले की सप्लाई चाहिए, तब बी अगर डिनाई करता है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, तो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया ऑफर, ऑफर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी डाउट्स है उसको कमेंट में मेंशन करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ओके, थैंक यू।